सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई नु क्या करें कि हमारे द्वारा करे गए जो कर्म हुए हैं ना, वो हमने अगले जन्म में जो है वो सुख देवे हैं। और इस जन्म में हमने जो कर्म करने हुए हैं वो हमने देख कर करने हुए हैं। ऐसे कर्म करो कि भाई लोगों के सामने मिसाल पेश हो। हमारे साथ जो दंपति बैठे हैं, पंकज जी और कोमल जी, इन्होंने जो है ऐसा बेड़ा उठाया है, ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो लगातार जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ थे, या फिर बाप जो है वो दारू पी के पैसे ने सारे ने उड़ा दिया करता, बालका ने पढ़ाने खातर माँ दो पैसे भी नहीं रहा करते। ऐसे 40 से 42 बच्चे इन्होंने जो है पढ़ाए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम, नमस्कार विक्की जी। आपका जो यो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को कि इतना अच्छा कार्य करने लग रहे हो समाज के लिए। तो पहले भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मन में कैसे आया कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था उसमें आपके बारे में। तो हालांकि पढ़ तो उसमें लिया था, लेकिन इतना सब कुछ नहीं था जितना डिटेल से हम दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि मन में कैसे आया। सर, जैसे 22 फरवरी को 2020 को लॉकडाउन लगा था। उस दौरान क्या था कि कंपनी 1.5 महीने के लिए बंद रही थी। मारुति, मैं मारुति में वर्किंग हूँ। तो कंपनी बंद होने के टाइम में मैं घर पर रहता था। तो घर पर रहने के दौरान तो मैंने जैसे न्यूज़ में देखता था कि लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया है, जो गरीब लोग हैं वो उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, कारण उनका कामकाज बंद हो गया है। दिहाड़ी मजदूर थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। जो बंदा सर्वसंपन्न था उसके पास तो घर पे राशन था, 10 दिन 20 दिन महीने का वो चल रहा था। लेकिन जो मजदूर आदमी जो रोज़ कमा कर रोज़ खा रहा था, तो उसके लिए समस्या पैदा हो गई थी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जो मैं यहाँ सेक्टर में रह रहा हूँ, मेरे बाहर जहाँ आसपास जो झुग्गियाँ हैं, तो एक बार मैं उनका विजिट करता हूँ कि वहाँ पे क्या दयनीय स्थिति है, कि क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने उनको पूछा, तो मुझे देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर जिनकी एज लगभग 5 साल से लेके 17-18 साल तक थी। तो मैंने उनको पूछा भी यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे खाने से संबंधित पूछा। तो इसी के साथ साथ मैंने बात की कि कितने बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। तब पता लगा कि वहाँ पूरी झुग्गियों में जहाँ लगभग 45 से 50 परिवार रह रहे हैं, उनमें सिर्फ 2 बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। उन 2 बच्चों को मैंने मिला तो मैंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि झज्जर शहर में जो 2 नंबर स्कूल है हम वहाँ पढ़ते हैं। तो फिर मैंने उन बच्चों को कहा कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ भी घर पे। तो बोले ठीक है सर, हम पढ़ेंगे। तो मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। तो ऐसे ही वो कारवां 2 से 3, 3 से 4 वो जो बच्चे थे सारे जुड़ते रहे, लेकिन वो बच्चे कोई स्कूल नहीं जाता था। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी भी इन बच्चों को स्कूल भेजो। तो उन्होंने हमें समस्या बताई कि इन बच्चों के भैया आधार कार्ड नहीं है, कुछ बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं थे, जन्म प्रमाण पत्र, और उनका आधार कार्ड नहीं था। तो मैंने फिर उन बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए कुछ साथियों से संपर्क किया। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए मैंने उनके आधार कार्ड बनवाए। तो आधार कार्ड बनवा के उन बच्चों का मैंने स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले कि जो प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ रहे थे, लॉकडाउन के दौरान उनकी फ़ीस पेंडिंग होने की वजह से उनको एसएलसी नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो पढ़ने वाले बच्चे भी घर पर बैठ गए। जब मुझे इस तरह की बातों का पता चला तो मैंने स्कूलों से संपर्क किया। तो वो बोले कि जब तक जो स्कूल की पेंडिंग फ़ीस है वो पे नहीं होगी तो हम एसएलसी नहीं दे सकती। इस तरह के बच्चे 3 बच्चे तो मॉडल स्कूल में जो कि नेहरू कॉलेज के सामने है, 3 बच्चे थे, उनकी फ़ीस 76,000 रुपये पेंडिंग थी। वो बच्चे राजस्थान के रहने वाले परिवार था। तो उन बच्चों की फ़ीस को जब हमने पता करवाया, वहाँ से डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी गई, तो वहाँ से उन्होंने रिमार्क करा तो उनकी फ़ीस 36,000 रुपये कर दी गई। तो वो उनके पेरेंट्स बोले कि हम तो ये भी नहीं पे कर पाएंगे भी, हम तो रोज़ कमा के ताज़ा खाने वाले हैं, इतना हम अफोर्ड नहीं करते हैं। तो फिर मैंने अपने कुछ साथियों से संपर्क किया। तो हम 4 लोगों ने मिलके उनकी फ़ीस पे की और वहाँ से उनकी एसएलसी निकलवाई। एसएलसी निकलवाने के बाद उनकी एज के रिगार्डिंग हम उन बच्चों का दाखिला करवाया। कुछ बच्चे मैंने 1 नंबर जो कमेटी वाला स्कूल है शहर में उसमें करवाया। एक लड़की सिलाना स्कूल में पढ़ती है, किरण नाम है उसका। उसके बाद एक लड़का जिसका नाम राहुल है, उसका दाखिला 9th क्लास में हमने करवाया। इसी तरह जैसे ही हम ये कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते हमारे साथ और भी लोग जुड़ते रहे। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हम इस तरह के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोग जिनको ये समस्या आ रही थी डॉक्यूमेंट की
या अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, उन्होंने हमारे साथ जुड़ना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि भैया हमें ये समस्या है, हमारे बच्चे का ये कागज़ नहीं बन पा रहा। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके आधार कार्ड थे, सिर्फ परिवार पहचान पत्र ना होने की वजह से उनका स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा था, जो कि 20 मिनट का काम था कि मेरे जाने से ही मैंने आधार कार्ड अप्लाई कराया और परिवार पहचान पत्र बनते उनका स्कूल में दाखिला हो गया। मतलब उनको मार्गदर्शन की कमी थी, माँ बाप अनपढ़ थे, कुछ के पिता ड्रिंक करते हैं, वो सुबह जो भी शाम को कमा के लाते हैं 500 रुपये दिहाड़ी, ड्रिंक किया और अपना उड़ा दिए। उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं, किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 4, किसी के 8। परिवार के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं कि परिवार में खाना है या नहीं है, उन्होंने अपनी डेली ड्रिंक करनी है। उसके बाद जैसे ही इन बच्चों का मैंने दाखिला करवा दिया, दाखिला करवाने के बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो अब कुछ बच्चों को तो अकाउंट नहीं था स्कूल के अंदर, तो कुछ बच्चों को अकाउंट खुल गया स्कूल में। अकाउंट खुलने के बाद जो स्कूल की तरफ से बच्चों को ड्रेस का पैसा उनके खाते में डाला गया, उनके पिता उस पैसे की भी शराब पी गए। अब जब बच्चा स्कूल में बिना ड्रेस जाता तो स्कूल में उसकी मार पिटाई होती, तो बच्चों ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया। तो जैसे मैं पूछता बच्चों को बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, तो उनका यही जवाब आता कि सर हमारे पास ड्रेस नहीं है तो हमारी पिटाई होती है। इसके रिगार्डिंग फिर मैंने अपने ग्रुप में डिस्कस की, जो मैंने एक कदम अंधेरे से उजाले की ओर सोशल मीडिया पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके साथ मेरे सहयोगी हैं 63 लोग। तो उनसे मैंने संपर्क करा कि इस तरह की समस्या आ रही है, तो वो बोले ठीक है हम इसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। तो हमने इस साल 36 बच्चों को ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट की। सर्दी आने पर मुझे पता चला कि जो बच्चे थे उनको हमने एक एक ड्रेस दी थी। अब सर्दी के टाइम में क्या हो रहा था, जब वो ड्रेस को धुलाई कर देते थे तो उसके बाद उसको सूखने में 2-2 3-3 दिन लगते थे, जिसके गेट क्या होता था, बच्चा एक दिन कपड़े को धो देता था तो 2 दिन फिर छुट्टी करता था। मैंने बोला भी क्यों नहीं स्कूल गए, बोला भैया ड्रेस नहीं सूखी, ड्रेस ना सूखने की वजह से स्कूल में जाएंगे तो पिटाई होगी। तो फिर हमने ग्रुप से द्वारा डिस्कस की, तो हमने इनको एक एक ड्रेस और प्रोवाइड करवाई, ताकि अल्टरनेट रहे कि जब तक वो सूखेगी इतने में दूसरी ड्रेस हो। और उसके कारण अब सर्दी आने से हमने बच्चों को जर्सी, जैकेट और जूते वगैरह हैं ये प्रोवाइड करवाए हैं। पंकज भाई, जॉब करते हो, जॉब के साथ साथ इतना समय कैसे निकाल पाते हो कि बच्चों को जो है पढ़ा भी लिया और इतना जाके उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करवाने, और बहुत मतलब सिरदर्दी होती है हर एक चीज़ में, और उसके साथ साथ आपकी जॉब भी चल रही है, कैसे मैनेज हो पा? मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर में कार्यरत हूँ। मैं 2007 से वहाँ वर्किंग हूँ, लगभग 17 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। ये कार्य करने के पीछे का मेरे जो सपोर्ट है मेन, वो मेरी वाइफ है। मेरे बच्चों की केयरिंग वगैरह, उनकी स्टडी वगैरह सारा जिम्मा मेरी पत्नी के पास है, वो घर संभाल लेती हैं, तो इसलिए मैं घर से बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। तो जो भी काम होता है, जैसे मेरी वीकली चेंज होती है शिफ्ट, एक वीक मेरी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है सुबह 6:30 बजे से लेके 3:15 बजे तक। नेक्स्ट वीक मेरी ड्यूटी चेंज हो जाती है 3:15 से लेके रात के 12 बजे तक। जब मेरी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है तो मैं शाम को 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक 2 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब मेरी ड्यूटी इवनिंग हो जाती है तो मैं दिन में उन बच्चों के डॉक्यूमेंट का काम करता हूँ। जिस वीक ड्यूटी मेरी इवनिंग होती है उस वीक बच्चों को पढ़ाने का काम मेरी धर्मपत्नी करती है। बहुत, दोनों का सहयोग बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? लॉकडाउन के बाद बच्चे इकट्ठे कर लिए थे, जब उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे तो आपने किसी अधिकारी से बात करी, कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा आया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करने में? सर, डॉक्यूमेंट्स पूरा करने में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब मैं यहाँ पे आधार कार्ड के रिगार्डिंग गया, मैं जो डीसी ऑफिस में भी गया मैं, और जो अपने आधार कार्ड के जो अपने अधिकारी जो देखते हैं इनको, तो मैं उनके पास गया तो वो बोले कि आधार कार्ड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो वो पेरेंट्स ने नहीं बनवाया, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट बर्थ प्रूफ के आधार कार्ड नहीं बन सकता है। वो आप देखो कि कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। इसके रिगार्डिंग फिर मैंने जो अपनी ANM रहती है जो, उनसे पूछा, तो वो बोले कि भैया जब हम झुग्गियों में इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो ये बच्चे टीकाकरण के दौरान अपने बच्चों को टीका भी नहीं लगवाते। जिस बच्चे का टीका ही नहीं लगा हुआ तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। जिस बच्चे का रिकॉर्ड होगा उसका तो हम लिख के दे देंगे कि ये बच्चा घर पे पैदा हुआ है, तो इसलिए रिगार्डिंग हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने जो बच्चे यूपी में पैदा हुए थे उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको किराया प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अपने यूपी में जाकर इन बच्चों का आधार कार्ड बनवाइए ताकि इन बच्चों का दाखिला हो सके। 7 फैमिली ऐसी थी, परिवार, जिन्होंने मेरे कहने से वहाँ पे यूपी में जाके अपने वहाँ से बनवा दिया। क्योंकि यूपी और हरियाणा में थोड़ा सा डिफरेंस ये था
कि हरियाणा के अंदर आज की डेट में आधार कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लेकिन यूपी के अंदर माँ बाप की आइडेंटिटी से बन जाता है। वहाँ पर उन्होंने जाकर अपना दोनों का आधार कार्ड लगाया और बच्चे की एज का एक एफिडेविट बनवाया, उससे उन बच्चों के आधार कार्ड बन गए, जिससे उनको मैं यहाँ पे स्कूल में दाखिला करवा पाया हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बात है। कितने बच्चे हैं इनमें थे जो मतलब गुटखा चबाते थे या कोई अन्य टाइप का नशा करते थे? टोटल 42 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो आपके पास आने के बाद सुधर गए हैं, वो काम नहीं करते अब? 27 बच्चे ऐसे थे लगभग जो बच्चे ये काम करते थे। अब उनमें से ये 0 हो गया उसका रिजल्ट गुटखा वाला। 2 बच्चे ऐसे थे जो छोले भटूरे की रेहड़ी पे काम करते थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यहाँ बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी वो काम छोड़ के पढ़ाई शुरू करी। लेकिन समस्या क्या आई, जो उनके माँ बाप थे उन्होंने कह दिया कि अब वो बच्चा जो रेहड़ी पे लगा हुआ था 4000 रुपये मंथली पेरेंट्स को वो दे रहा था, अब उनको पैसे मिलने बंद हो गए। तो वो बोले कि पढ़ना नहीं है, पढ़ लिख के क्या करेगा, काम तो फिर यही करना है। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा तो उनको यही बोला कि यदि आपको कोई पैसे की समस्या तो आपकी हम हेल्प करेंगे। तो मतलब अब अपनी जो आपकी जो जितने बंदे आपकी सहायता कर रहे हैं, फंडिंग देने लग रहे हैं आपको, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो बच्चों को जो उसमें? बच्चों की ड्रेस, स्टेशनरी, फीस। जैसे जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक लड़का राहुल जो 10th क्लास में है इस समय, उसकी 10,000 रुपये हम एनुअली फीस पे कर रहे हैं हैप्पी स्कूल में। लास्ट टाइम भी हमने पे करी थी, इस टाइम भी 7,000 तक हम फीस दे चुके हैं। 3,000 उसके पेंडिंग है, उसको फीस हम 3,000 नेक्स्ट मंथ में पे करते ये हैं। सारी फंडिंग आपका जो ग्रुप है हाँ, उसके ग्रुप के माध्यम से हम कलेक्शन करते हैं, उससे फिर हम इसको जो भी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे 42 बच्चों के लिए हमने जूते प्रोवाइड करवाए, 36 बच्चों को हमने ड्रेस बांटी, सर्दी के लिए जर्सी दी बच्चों को, पेंसिल होगी, बुक्स होगी, तो जो भी चीज़ें हम उस फंडिंग से हम इसको मैनेज करते हैं। टोटल आपके पास ये 42 बच्चे हैं। इन बच्चों की सहायता के लिए आप किसी और उससे संपर्क कर रहे हो, एनजीओ वगैरह से, या फिर आप यही लोग नहीं, सेल्फ सर। सेल्फ? हाँ, सेल्फ है ये। नहीं, अभी आगे कुछ और ज़्यादा सहायता करनी हो तो उसके लिए कोई रिक्वेस्ट करनी हो? आगे सर हम अपने एनजीओ को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो सोच रहा हूँ कि अपने एनजीओ को मैं रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ, ताकि मुझे कुछ सरकारी मदद भी मिल सके, और मैं इस कार्य को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्राम हमने झज्जर से शुरू करी है, हमने इसको जिला स्तर पे न रह के झज्जर से फिर हरियाणा से फिर पूरा भारत हम झुग्गी मुक्त करना चाहते हैं, जो मेरा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया सोच है। मकर संक्रांति पे हम दान दिया करा, और मकर संक्रांति पे दान इब आने वाली है भाई। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, सेक्टर 6 में पंकज भाई हैं, पंकज भाई का नंबर मैं जो है उस पर दे दूंगा अपने वीडियो पे नीचे। कोई भी मदद करना चाहे, इन 42 बालका की जो भी मदद करना चाहे, किसी भी तरह से मदद हो सके, है जुराब है, कॉपी पेंसिल, कुछ भी मदद हो जो भाई का थोड़ा सा हाथ बटाए, तो इस नंबर पर कॉल करके पंकज भाई से संपर्क कर सके है, और अपनी जो मकर संक्रांति है इन बालका के साथ मना सके है। इब जो हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं, उन आपके संदेश देना चाहोगे? मैं उन दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने लिए तो हर कोई जीतता है, लेकिन दूसरों की मदद करके जो खुशी हमें मिलती है वो किसी भी खुशी से अधिक है। अब अपने बच्चों को तो हम परवरिश कर रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य था कि यदि मैं अपने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा लड़का है जो कि सीनियर केजी में, यूकेजी में, जो मेरी लड़की है वो 6th क्लास में पढ़ती है। मैंने ये एक एम बनाया कि यदि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर ना बना पाया या इंजीनियर ना बना पाया, थोड़ी बहुत छोटी रहेगी, कम से कम एक गरीब के बच्चे को मैं इस काबिल बना दूंगा कि वो अपना खा कमा सके, उसको भीख ना मांगनी पड़े। जो ये झुग्गियों वाले बच्चे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, इनमें से 3 परिवार ऐसे हैं जिनके पति की डेथ हो चुकी है। उसकी वजह से वो 3 परिवार भीख मांगने का काम करते हैं शहर में। अब मेरे प्रयास से उन्होंने 2 परिवारों ने भीख मांगने का काम बंद कर दिया है। सिर्फ एक ही लेडीज़ है जो भी भीख मांगने जाती है। मेरा टारगेट उस पर भी है कि उसका भी वो काम बंद कराया जाए। उन दोनों में से जो 2 लेडीज़ भीख मांगने जाती थी जिन्होंने बंद किया है, उन दोनों के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं। अब एक गुड़िया जो 9th क्लास में पढ़ती है, इसको मैंने सिलाई की मशीन का काम सिखाने का प्रयास किया है, जिसमें ये कामयाब भी होगी। अब इस बच्ची ने, जो मैंने इसको कपड़े दिए स्कूल की ड्रेस के, इसने खुद अपनी ड्रेस सिली और अपने बहन की भी ड्रेस इसने खुद सिली। तो मेरा यही प्रयास है, जो लड़कियां इनमें से बड़ी हैं 15 साल की, 16 या 17 साल की, उनके लिए सिलाई मशीन प्रोवाइड करवाई जाए ताकि इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। बहुत बढ़िया सोच के साथ चले हैं भाई।
इस वीडियो ने इतना शेयर कर दियो कि भाई की मदद खातर, इन बच्चे की मदद खातर जरूर आड़ कोई ना कोई हर दिन आता रहे। हम तो यह उम्मीद करा हाँ कि भाई आप लोगों का सहयोग जो है वो भाई ने मिल रहा है, और इन बच्चों का ज़िंदगी जो संवारन लग रही है या दंपत्ति जो लगी हुई है, इसी तरीके से इन तब प्रेरणा लेकर हम भी कल न कल ऐसी कोई नई मुहिम, नई सोच के साथ आगे बढ़ा। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।